बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। ये टेस्ट की डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियो है। कैलकुलस के जो बेसिक और सिंपल एमसीक्यूज टेस्ट में दिए गए हैं उनकी आपको एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन शेयर करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, ये आप बताएं, यानी कि ऑन टू फंक्शंस की काउंट बतानी है। यहाँ आपको फार्मूला आना चाहिए और ये बात भी ज़हन में रखिए कि जब भी आप फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो एक इमेज सेट है और दूसरा डोमेन आपके पास होते हैं। दो सेट्स के दरमियान एक फंक्शन डिफ़ाइन होते हैं। इस फंक्शन की नेचर से आप इसकी कार्डिनलिटी से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि ए फंक्शन जो है वो ए से बी जो डिफ़ाइन किया गया है वो इंजेक्टिव है, तो इसके मीनिंग ये होंगे कि ए की जो कार्डिनलिटी है वो लेसर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी है जब फंक्शन की नेचर इंजेक्टिव हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि एक फंक्शन है जो ए से बी डिफ़ाइन किया गया है और वो फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव है, ऑन टू फंक्शन है, जिसके मीनिंग ये है कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, तो इस सिचुएशन में आप कार्डिनलिटी से रिलेटेड ये कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हूँ कि एक फंक्शन ऑन टू भी है और इंजेक्टिव भी है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी सेम है, और उस केस में हमारा जो फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव हो जाता है, बाइजेक्शंस होती है। और यहाँ से एक चीज़ ये भी क्लियर है कि अगर आपके पास ए और बी के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो और ए की कार्डिनलिटी जो है वो लेस हो बी की कार्डिनलिटी से, तो फिर आप ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ बुनियादी कैलकुलस है रिलेटेड टू फंक्शन प्रॉपर्टीज़, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्टडी करें। ये तो एक एमसीक्यूज़ है, इसी तरह के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ और भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ए की कार्डिनलिटी लेट्स सपोज एम है, बी की कार्डिनलिटी जो है एन है, तो आप बताएं कि टोटल कितने आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ए टू। यानी आपको पता हो कि ए की कार्डिनलिटी एम है और बी की कार्डिनलिटी एन है, तो आप टोटल कितने फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली बहरहाल ये यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो है वो सेट एक्स टू वाई कितने होंगे। अब आपके पास ये भी है कि एक्स की जो कार्डिनलिटी है वो 4 है। ठीक है, यानी एम इस केस में 4 है और वाई की कार्डिनलिटी जो है वो 3 है, तो आप इसके जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है वो डिफाइन करें। ये मैं फार्मूला आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि अगर एक्स के एलिमेंट्स की तादाद m हो, ठीक है, और y के एलिमेंट्स की तादाद n हो, और साथ ये भी कंडीशन है कि m ग्रेटर और इक्वल टू n हो, तो हमारे पास ये फार्मूला बताता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, n रेज्ड पर m माइनस n कॉम्बिनेशन 1 इंटू n माइनस 1 रेज्ड पर m। आप इसी तरीके से इसको वैल्यूज़ पुट करते चले जाएँ, और ये साइन जो है ये अल्टरनेटिवली यहाँ माइनस है फिर प्लस फिर माइनस है प्लस, और इन जनरल nth टर्म के लिए आप फिर ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे m की वैल्यू पुट करें और n की भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाता है। इसको कैलकुलेट करें और इसका आंसर जो है वो 36 आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन है कि फंक्शन, ये चीज़ ज़हन नशीन रख लें कि पिछला जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अदर एस्पेक्ट्स जो हैं वो आप किसी भी टेक्स्ट बुक से या ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के फंक्शन f फ्राम n टू n इज़ डिफाइंड बाय दिस व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो फंक्शन है डिफाइन किया गया है ये बताएं कि ये बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है,
या इनमें से कोई, यानी कि ना तो बाइजेक्टिव है ना सब्जेक्टिव। तो याद रखिए कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को हम देखना चाहें कि मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ डिफरेंट, या x1 x2 के ऊपर इमेजेस सपोज करता हूँ कि वो ये इक्वल है, तो क्या ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि x1 और x2 सेम है? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, इंजेक्टिव है। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज को भी मलूज़ खातर रखा जाए तो देखिए जी, x1 स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ आपके पास बनता है x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। जब आपके पास x1 और x2 नेचुरल नंबर हों, ठीक है, तो ये इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी होते हैं जब x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो गोया मैंने जब ये चीज़ सपोज की है कि ये इमेजेस इक्वल हैं, तो इसने ये इम्प्लाई किया है कि एक्चुअली वो x1 और x2 सेम है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके पास हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा ये इंजेक्टिव है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अ फंक्शन दिस ऑन आर? ऑन आर से मुराद ये है कि इसकी जो आपके पास ये फंक्शन है ये डिफाइन किया गया आर टू आर, ठीक है, और ये पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री 1 है। अब आप इसकी नेचर बताएं कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन की जो टेंजेंट की स्लोप है इन जनरल अगर पॉजिटिव रहे तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। और या दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर डेरिवेटिव जो है ऑन अ पार्टिकुलर इंटरवल, या आप ऑल ओवर द डोमेन ले रहे हैं कि डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा हो, तो हम फिर कहते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस केस में आप इसका डेरिवेटिव देखें, ठीक है, तो ये 7 आता है, यानी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव का आंसर था वो 7 आता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4 कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, एंड कंटिन्यूस एंड बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस। एनी हो, हम इस फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शन क्या है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड हो, बड़ा सिंपल सा ये फंक्शन है, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। और याद रखिए कि कंटिन्यूटी जो है वो ये चीज़ बताती है कि फंक्शन के ग्राफ में कहीं गैप नहीं है, यानी उसकी लिमिटिंग वैल्यू राइट और लेफ़्ट लिमिट इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन की जो वैल्यू है ये सेम है, यानी फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अ पार्टिकुलर फंक्शन एट दैट पॉइंट सेम हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस। और ये इस चीज़ के मीनिंग यही है कि देयर इज नो गैप। और कंटिन्यूटी जो है वो स्मूथनेस से रिलेटेड है कि कर्व आपकी या आपका फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें स्मूथनेस है। तो याद रखिए कि ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे कार्नर बनता है, तो एट 0 जो है ये फंक्शन चैलेंज हो जाता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अब आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो ये है। तो इस फंक्शन का एक तो ये है कि आप इसकी ज्योमेट्री को समझ लें, ठीक है, या आप ये देखें कि ये जो फंक्शन के दो पार्ट हैं x माइनस 2 और x प्लस 5, ये देखें कि इनके ज़ीरो कहाँ बनते हैं, यानी जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मार्ट का जो है वो यहाँ पे कार्नर बन रहा है, तो इनके कहाँ बनेंगे? या तो इसको पीस वाइज फंक्शन में आप सॉल्व कर लें, या आप सिंपली ये देखें
कि x माइनस टू इज इक्वल टू 0 किस पॉइंट पर होता है, तो वो x इज इक्वल टू 2 आता है। और इसी तरीके से x प्लस 5 इक्वल टू 0 किस x की वैल्यू के लिए बनता है, तो x इक्वल टू माइनस 5 है। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5 के ऊपर इस फंक्शन का जो है वो इस तरह कार्नर बनेगा जिसके ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं, तो आपका आंसर ये बनता है। और अगर आप इसको वैसे पीसवाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब आपके पास ये दोनों पॉजिटिव हों, लेट्स सपोज, ठीक है, ओवरऑल यानी कि फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, डेफिनेटली जब एक्स ग्रेटर देन 5 होगा तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर भी पॉजिटिव। इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 2x प्लस 3। एक तो ये है कि व्हेन x इज इक्वल टू 5, जो x ग्रेटर देन 5 होगा तो ये आएगा। अब हम बात करते हैं कि जब x जो है वो लेस देन 2 हो, ठीक है, जब लेस देन 2 होगा तो आपके पास ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, और ये आपके पास लेस देन 2 के लिए ये नेगेटिव आएगा जबकि ये पॉजिटिव आएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप x ग्रेटर देन 5 के लिए आप देखें, फिर x बिटवीन 5 एंड, तो इस तरह इसको देख सकते हैं। और इसको अगर आप ग्राफिकली एक्सप्लेन कर, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि जब आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये ख़त्म कर देंगे, यहाँ प्लस लिखें, यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो एक एक्सप्रेशन इस तरह आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जब दोनों को नेगेटिव ले तो ये माइनस 2x और प्लस 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 5, तो ये माइनस 2x माइनस 3। तो सेम इसी तरह का ही फंक्शन आ रहा है मगर वो नेगेटिव स्लोप के साथ है, ठीक है। तो यानी पीस वाइज फंक्शन इस तरीके से आप इसकी बिहेवियर देख सकते हैं। बहरहाल ये है कि इसके अगर मैं जनरली देखूं, एक तो x इज इक्वल टू, आप अगर इसको देखें -5 के ऊपर ये कार्नर बनाता है और दूसरा +2 के ऊपर, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह बनेगा, ये कांस्टेंट होगा और फिर तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कार्नर बनेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा मगर ये कंटिन्यूस है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ और उसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है कि किस पॉइंट के ऊपर चैलेंज हो रही है ये आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है, तो इसका जो आंसर बनता है वो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -5 के लिए ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है इसकी, अलबत्ता ये कंटिन्यूस, तो इसका बी आंसर बनता है, ठीक है। उसके बाद ये पांचवा एमसीक्यूज है कि लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 3t ओवर t स्क्वायर, इसका आंसर क्या है। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अगर आप लगाएं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएं तो ये बनेगा 1/3t, और फिर आप इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3/3t, और टी स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव लें तो ये 2t, और लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास 1/t/2t बनता है, ठीक है। लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब आप इस तरीके से इसको इवेलुएट करते हैं तो ये आपके पास फाइनली बनता है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/t। ये जो 2t है इसको आप यूं लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 2t, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2। तो आपके पास ये बन जाता है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1/2t स्क्वायर। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये इसकी जो लिमिट आ रही है वो 0 है, ठीक है। यानी t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो 1/∞। तो यहाँ पे आपके पास आंसर इसका नहीं है, यानी 1 2 3 में से नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज। एल हॉस्पिटल रूल आप जानते हैं कि आपके पास जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, दो फंक्शन हो इस तरीके से,
तो आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं, और उस वक्त जो लिमिट पार्टिकुलर पॉइंट जो भी यहाँ आपके पास आ रही है तो ये इसके इक्वल होती है, ठीक है, यानी एफ ऑफ ये एक्स है, ठीक है, ये और इस पर कंडीशन सिंपल जो एल हॉपिटल रूल है उसको रिवाइज कर लेंगे तो इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस और भी हैं, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि फंक्शन लेट एफ इज इक्वल टू 1 3 2 5 3 4, ये एक्चुअली ये इनपुट है और ये आउटपुट है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये आपके पास प्री इमेज है और ये उसका इमेज है, ये यूँ फंक्शन डिफाइन किया गया ये, और जी जो है वो डिफाइन किया गया, यानी 1 का आंसर 4 है, 2 का 9 है, 4 का 3 है, तो आप डोमेन ऑफ दिस बताएं। तो इसको भी आप वही के फंक्शंस की नेचर्स को जब आप डिस्कस करेंगे फंक्शन की डेफिनेशंस को, तो उसमें डोमेन और रेंज बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो अलग से अगर आप देखें डोमेन ऑफ एफ जो है वो इस केस में 1 2 3 बन रही है, ठीक है, 1 2 3, और इसी तरीके से डोमेन ऑफ जी अगर देखें तो वो 1 2 4 है, ठीक है। अब f प्लस जी एक फंक्शन होगा, तो इस फंक्शन की जब डोमेन देखी जाती है तो ये देखा जाता है कि f और g साइमल्टेनियसली जिन पॉइंट्स के ऊपर डिफाइंड हैं उनकी कलेक्शन दी जाए तो उसकी डोमेन कहलाएगी, यानी डोमेन ऑफ दिस जो है वो इक्वल टू होगी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, ये इसका आंसर होगा। याद रखें कि वो पॉइंट जो डोमेन के पॉइंट हैं f के और वो डोमेन ऑफ g में नहीं है, तो एट द सेम टाइम f प्लस g के लिए वो कैंडिडेट नहीं हो सकता डोमेन का। तो बहरहाल इसको आप इंटरसेक्शन के हवाले से आप मल्टीप्लिकेशन है या कंपोजिशन है तो इसकी डोमेन से रिलेटेड ये चीज़ें भी आप तैयार करें, और इन दिस केस आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, तो आपके पास 1 और 2 आंसर आता है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ये एफएससी में भी क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलस की कोई बुक देखेंगे तो आपको वहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ अटेनिंग टू द एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 31 इक्वल टू 0 एट पार्टिकुलर पॉइंट 1 3 इज। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है कि इक्वेशन ऑफ टेनेट आपको आनी चाहिए, इसका जनरल जो एक्सप्रेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इनटू x माइनस x1, ये इसका फार्मूला है। यहाँ आपके पास x1 जो है वो 1 है और y1 जो है वो 3 है, वो इसमें पुट कर दें, दूसरा इसका आप डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। डेरिवेटिव सिंपली आप इसको लिख लेंगे कि ये 2x माइनस 4y, ठीक है, और फिर आप माइनस 4x dy, ये प्रोडक्ट रूल मैंने लगाया है इसके ऊपर। आप इसी तरीके से इसका ओवरऑल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4y dy बाई dx, ठीक है, प्लस 4 आ जाएगा और माइनस 2 dy बाई dx और प्लस 30, ये 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप dy बाई dx कॉमन ले लेंगे इन तीनों टर्म में से, बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपको एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें आप x1 y1 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो वहाँ से एक आपको नंबर मिलेगा जो कि स्लोप कहलाएगी टेनेट की, उसको इसमें पुट करें, यहाँ पे आप 3 लिखें और ये 1 लिखें, तो सिंपली आप विद ए शॉर्ट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर ई रेज्ड पर 1 माइनस एक्स, यदि इसकी लिमिट इवेलुएट करें। इसको आप सिंप्लीफाई करें, यानी ये जो आपके पास है ई रेज्ड पर 1 माइनस एक्स, आप इसको लिख सकते हैं e1 डॉट ई रेज्ड पर माइनस एक्स, ठीक है,
तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर e1 डॉट ई रेज पर माइनस एक्स। आप जानते हैं कि ये e1 कांस्टेंट है, ये तो बाहर भी लिखा जा सकता है, यानी आप यहाँ से कैंसिल करके आप इसको 1 ओवर ई लें। तो आपके पास जो ऑप्शन बनता है वो है 1 ओवर ई लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर ई रेज पर माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, तो आप इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा कि अगर हम डेरिवेटिव लें 1 ओवर ई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास 2x और यहाँ पे आपके पास ई रेज पर माइनस एक्स आ जाएगा। ये माइनस आप बाहर लगाएंगे जब इसका इंटरनल डेरिवेटिव। अगेन आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस यहाँ से हमें एक मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ सिंपली x हो जाएगा। तो इसको मैं शार्टली यूँ लिख सकता हूँ कि 2 ओवर ई डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे बन जाएगा 1 ओवर ई रेज पर माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ x मेरा अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, e रेज पर माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी जब लेंगे तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में समथिंग विच इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ओवरऑल ये जो होगा 1 ओवर समथिंग विच इज़ वेरी बिग, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी जो है ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी। यानी मैं यहाँ ये कह सकता हूँ 1 ओवर ई रेज पर माइनस एक्स विल अप्रोच टू ज़ीरो व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो जब ये चीज़ ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने से, तो इसको आप ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये ज़ीरो आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर जो वो ज़ीरो आ रहा है। तो आप इसमें से सिंपली देख सकते हो, और ये याद रखेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो फ़ौरन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें और आप उसको बड़े शॉर्ट टाइम में डिसाइड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का एक मकसद ये भी है कि आपको एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो ओवरऑल ज़ीरो बनता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ द कर्व विद द स्लोप 2x माइनस 3 एट 2 माइनस 3, और आप वो कर्व फाइंड आउट करें, यानी उस कर्व की स्लोप दी गई है एट 2 माइनस 3, आप वो कर्व फाइंड आउट करें। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जब स्लोप फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप डेरिवेटिव लेते हैं उस कर्व का, लेकिन अगर कर्व दी गई हो तो आपको स्लोप दी गई हो, स्लोप का फंक्शन इन जनरल दिया गया हो और आपको कहा जाए वो कर्व फाइंड आउट करते हो, डेफिनेटली आपको इंटीग्रेट करना है। 2x माइनस 3 तो इंटीग्रेट करें। ठीक है, आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 डॉट एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3x प्लस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस सी को फाइंड आउट कैसे करेंगे। सी को विद द हेल्प ऑफ दिस आप फाइंड आउट करेंगे, यानी आपके पास जो है वो एक्स और ये दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से आप इस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें इसको, द इंटरवल इन विच द लैग्रांज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। तो इसमें आप ये देखें कि आपको फंक्शन जो है वो, अगर आप स्टेटमेंट देखें जैसे लैग्रांज थ्योरम की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल के ऊपर वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और अगर ऐसा हो तो फिर आपके पास जो फंक्शन है वो एक ख़ास रिलेशन होल्ड करता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। तो अब आप इसमें ये देखें कि इन इंटरवल्स में कहीं कंटिन्यूटी तो चैलेंज नहीं हो रही, डिफरेंशिएबिलिटी तो चैलेंज नहीं होती। तो इसमें अगर हम देखें फंक्शन हमारा जो है एप्लीकेबल होगा
ऑन अ पार्टिकुलर इंटरवल, कि अगर वो उसके ऊपर कंटिन्यूस हो, तो मेरे पास ये इंटरवल है, इसमें डेफिनेटली ज़ीरो बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इसमें, तो ज़ीरो की वजह से वो फंक्शन ही अनडिफाइन है, तो वो कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता। पहली कंटिन्यूटी की कंडीशन यही है कि फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए ना पार्टिकुलर इंटरवल, या आप किसी पॉइंट के ऊपर चेक करना चाहते हैं। इसमें भी ज़ीरो है, अब इसमें भी ज़ीरो आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो मेरे पास जो 1/2 है ये कैंडिडेट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। बस सिंपल यहाँ मैसेज जो ये है कि लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट आनी चाहिए, और लैग्रांज थ्योरम की जो अजम्पशंस हैं कि फंक्शन हमारे पास जो है कंटिन्यूस होना चाहिए आना क्लोज इंटरवल ए बी, और फिर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए आन ओपन इंटरवल ए बी, तो फिर देयर एग्जिस्टेंस एट लीस्ट वन वैल्यू बिटवीन ए एंड बी सच दैट ये रिलेशन होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि आपको लैग्रांज थ्योरम की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैल्यू ऑफ C, find the value of C, mean value theorem for the function f of x is equal to x minus 2 when a is equal to 0, b is equal to 3/2। तो हाँ, इसके लिए आप बड़ा सिंपल ये है कि आप ऊपर वाले इसी रिलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, आपने देखा है कि लैग्रांज थ्योरम के अंदर जो आपके पास रिलेशन आ रहा होता है वो ये होता है कि f ऑफ f prime f is equal to f of b minus f of a over b minus a, ठीक है। अब आपके पास a b आपको दिए हुए हैं, आप इसमें ज़ीरो पुट करें, इसमें अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं तो ज़ीरो आंसर आता है, यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, और f ऑफ b की वैल्यू 3/2 है। जब आप इसमें 3/2 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके पास आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो जब आप इसमें 3/2 पुट करते हैं तो ये आपको आंसर दे देगा 9/4 माइनस 3, ठीक है, यानी 3/2 इसमें पुट करेंगे तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 12, तो -3/2 जो है वो आंसर f ऑफ 3/2 का, ठीक है, -3/4। ये आपके पास f ऑफ 3/2 है, और ये आपके पास f ऑफ 0 आ रहा है। आप इसमें पुट करें, ठीक है। तो जब आप इसमें पुट करते हैं तो आपके पास ये बनता है -3/4 -0/3/2। तो आप इसमें सिंप्लीफाई करें तो ये -1/2 आता है, ये f प्राइम ऑफ x, जबकि आपको पता है कि f प्राइम ऑफ x इस फार्मूले के तहत -1/2 आ रहा है, जबकि आपके पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी इसका अगर आप डेरिवेटिव लें f ऑफ x का, तो ये आता है 2x - 2। अब ये आपके लैग्रांज के ज़रिए ये वैल्यू आ गई, और ये फंक्शन है आपके पास डेरिवेटिव लेने के बाद आप इनको इक्वेट करें तो ये बनता है 2x - 2 इज इक्वल टू -1/2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1/2 + 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर आ जाता है 3/4, ठीक है। तो इसका जो है ये आंसर बनता है। और याद रखें कि इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह देखें कि लैग्रांज थ्योरम में जो कांस्टेंट है वो फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप किस तरीके से करेंगे। इन जनरल आपको मेथड का आइडिया हो जाना चाहिए कि ए बी की वैल्यूज़ गिवन हो, फंक्शन गिवन हो, तो आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, उनको इक्वेट करेंगे, तो आप उसमें वो पार्टिकुलर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले 10-11 MCQs की एक्सप्लेनेशन शेयर की है, और अगली वीडियो में मैं फर्दर जो रिमेनिंग MCQs हैं उनको आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है या बात समझ नहीं आ रही, तो
वो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मुख्तसर सी जस्ट एक हिंट दिए हैं। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप एक कापी के पेज के ऊपर आप उसको सॉल्व करें और इससे रेलिवेंट चीज़ें आप डिफरेंट टेक्स्ट से पढ़ें, ताकि आप इस कैलकुलेशंस के हवाले से इक्विप्ड हो जाएं, फिर आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।